नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेज पर। करंट अफेयर्स की क्लासेज के पीडीएफ नोट्स आपको 31 मई 2020 यानी कि आज तक पहले की ही तरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। और अब इसके अंदर यानी कल से इसके अंदर जो है कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। और वो परिवर्तन क्या होंगे कि अब जो पीडीएफ होंगे वो 15-15 दिनों के डिफरेंस से आपको मैगजीन फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, आपको काफ़ी सहायता करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं 31 मई 2020 की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित हमारी आज की क्लास के प्रमुख जो पॉइंट्स, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के तहत निशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने टीसीएस यानी टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज के साथ में साझेदारी में एक राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना यानी नेशनल कैरियर सर्विस स्कीम के तहत कैरियर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के हमें क्या क्या लाभ होंगे, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो ये देखिए, यह जो इस परियोजना है उससे कैरियर परामर्श यानी जो कैरियर काउंसलिंग है, इसके अलावा नौकरी से मेल, व्यावसायिक मार्गदर्शन, नौकरी की तलाश, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी आदि के लिए रोजगार संबंधी सेवाएं यह प्रदान करेगा। इसके अलावा जो एनसीएस यानी नेशनल कैरियर जो सर्विसेज हैं, उसके साथ में लगभग 1000 रोजगार एक्सचेंज एकीकृत हैं। और इसमें जो 200 मॉडल कैरियर केंद्र भी शामिल हैं। वर्तमान में जो घर से काम करने अर्थात वर्क फ्रॉम होम के लिए भी एक नया लिंक भी इसमें जोड़ा गया है। जो एनसीएस जो है यानी नेशनल कैरियर सर्विस जो है, वह नौकरी चाहने वाले लोगों के वीडियो प्रोफाइल बनाने के लिए कार्य भी करता है, अर्थात उनके वीडियो प्रोफाइल बनाता है और उनके लघु वीडियो के माध्यम से उन्हें अपनी क्षमता दिखाने में भी यह मदद करता है। अब हम इस स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो नेशनल कैरियर सर्विस जो है, राष्ट्रीय कैरियर सेवा, वह मुख्य रूप से नौकरियों की तलाश कर रहे लोगों लोगों को और उनको हायर करने वाली यानी उनको नियुक्ति देने वाले जो लोग हैं, उनके बीच के अंतराल को पाटने का कार्य करती है। अर्थात जो नियोक्ता और जो नौकरी चाहने वाले उम्मीदवार हैं, उनके बीच में ये एक सेतु का, एक ब्रिज का कार्य करती है, जो उनको आपस में जोड़ती है। ये मुख्य रूप से उन युवाओं तक पहुंच बनाती है जो कि रोजगार की तलाश में हैं। एनसीएस प्रशिक्षित पेशेवरों से परामर्श भी प्रदान करता है और वे नौकरी की तलाश में मार्गदर्शक के रूप में कार्य भी करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सेना के कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। 29 मई 2020 को नई दिल्ली के अंदर सेना के तीनों अंगों के जो कमांडर हैं उनका सम्मेलन हुआ और यह इवेंट 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसका पहला चरण वर्तमान में 29 मई को संपन्न हुआ है, आयोजित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अध्यक्षता की। तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री, भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा की गई थी और इसमें मौजूदा और विकासशील सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की गई है। अब हम बात करते हैं इसके जो तीनों सेनाओं के अंगों और उनके प्रमुखों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि इंडियन आर्मी के बारे में यानी भारतीय थल सेना के बारे में। तो उसके जो चीफ हैं, आर्मी चीफ, वर्तमान में जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो इंडियन आर्मी के चीफ हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। तो भारतीय वायुसेना के जो चीफ हैं यानी इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जिन्हें आर.के. सिंह भदौरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। और तीसरी जो सेना का जो तीसरा अंग है जो है भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं यानी भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वे हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो इस तरह से हमने चर्चा की कि जो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। वर्तमान में कौन इन पदों के ऊपर
नियुक्त किए गए हैं और कौन इन पर कार्य कर रहे हैं उनकी जानकारी प्राप्त की। यह जो तीनों जो सेना के जो प्रमुख हैं, इन पर आधारित क्वेश्चंस आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको थोड़ा ध्यान से किसी जगह नोट भी कर लीजिए। और अब हम बात करते हैं इन तीनों सेनाओं के लिए इन तीनों सेनाओं से अलग CDS के बारे में। CDS जिसका नाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इस पद पर वर्तमान में जनरल बिपिन रावत नियुक्त किए गए हैं। और अब हम इस पद के बारे में बात करें कि यह नया पद कौन सा है, तो 24 दिसंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति थी उसने इस पद के सृजन की, यानी CDS के पद के सृजन की घोषणा की। यह भारत सरकार के वरिष्ठतम वर्दीधारी सैन्य सलाहकार का पद है, जो कि 4 स्टार है, 4 स्टार पद है। अब इस पद पर 1 जनवरी 2020 को पहले CDS यानी पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत को नियुक्ति दी गई थी। अब इस CDS की क्या आवश्यकता पड़ी, जहां पर तीनों सेनाओं के अलग अलग प्रमुख हैं और इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है संयुक्त रूप से राष्ट्रपति को माना जाता है। तो अब हमें CDS की क्या आवश्यकता पड़ी है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय सीधे तौर पर जाकर के किसी को भी कोई सेना की रणनीति में भाग नहीं लेंगे, इसलिए इस पद की आवश्यकता काफ़ी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अब इसका जो उद्देश्य है वह सेनाओं के जो अंग हैं, सेना के जो तीनों अंग, उनके अंदर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन यानी सहयोग और समन्वय विकसित करना, साथ में आपसी समझ को बढ़ाना, आपसी समझ को विकसित करना इस CDS की स्थापना का उद्देश्य था। साथ ही जो भविष्य में किए जाने वाले इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस हैं और जो संयुक्त युद्ध अभ्यास हैं उनकी तैयारी करना और उनको बेहतरी से उनको अंजाम दे पाना, यह इस CDS का प्रमुख उद्देश्य था। अब हम बात कर लेते हैं इस सम्मेलन के बारे में। तो इसमें मानव संसाधन प्रबंधन मुद्दों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के विलय पर भी चर्चा की गई थी। इसके साथ ही इसमें आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी और आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन का आयोजन भी किया गया। अब इस जो सम्मेलन का जो दूसरा चरण है वह 24 से 27 जून 2020 के दौरान आयोजित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं भारतीय सेना की संरचना के बारे में। तो भारतीय सेना की जो संरचना है, जो वर्तमान संरचना है, उसे अपनी भारत की स्वतंत्रता यानी 15 अगस्त 1947 के बाद में यह अपने इस वर्तमान स्वरूप में आई है, जो विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना के रूप में काउंट की जाती है। भारतीय जो सेना है उसे 7 कमांड्स के रूप में विभाजित किया गया है, जिनके अंदर हम 7 कमानों की बात करें तो इनमें पूर्वी कमान, दूसरी है उत्तरी कमान, मध्य कमान, दक्षिणी कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिण पश्चिम कमान और प्रशिक्षण कमान। इस प्रकार से जो 7 कमान हैं जिसमें सेना को डिवाइड किया गया है, जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सेना के जो विभिन्न जो कार्य हैं उनको क्रियान्वित करती हैं। अगला टॉपिक है अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क। 29 मई 2020 को INS कलिंग, जो कि इसका नौसेना का एक कार्यस्थल है, उसमें अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। इस पार्क का जो उद्देश्य है वह INS कलिंग के इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी देना है। इस पार्क का जो मुख्य आकर्षण है वह P-70 एमेटिस्ट रही। यह P-70 एमेटिस्ट क्या है, तो यह बता दें आपको कि यह एक एंटीशिप मिसाइल है जिसे पानी के नीचे लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल पार्क जो है वह मिसाइल्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर जो रुचि रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए प्रेरक क्षेत्र होगा, उन्हें काफ़ी प्रेरणा देगा। इस मिसाइल पार्क को अधिकारियों, नाविकों और अन्य सहायक कर्मचारियों को समर्पित किया जाएगा जिन्होंने INS कलिंग के अंदर अपनी सर्विस की है, सेवाएं दी है। साथ ही इसके अंदर एक सौर ऊर्जा संयंत्र यानी सोलर पावर प्लांट भी इसके अंदर स्थापित किया गया है। यह पार्क सौर ऊर्जा पर कार्य करेगा और INS कलिंग के अंदर 2 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र भी लगाया गया था, जो कि भारत सरकार की राष्ट्रीय सौर मिशन का एक हिस्सा है। और यह जो सोलर जो फोटोवोल्टिक जो संयंत्र है वह भारत सरकार के
जो लक्ष्य है, ऊर्जा लक्ष्य 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में भी ये मदद करेगा। आईएनएस कलिंग जो है उसके बारे में बात करें तो यह भारतीय नौसेना का एक प्रतिष्ठान है जो पूर्वी नौसेना कमान को रिपोर्ट करता है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 31 मई अर्थात आज के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अब यह जो दिवस है तंबाकू का उपयोग करने के खतरों के बारे में जागरूकता प्रदान करता है और साथ ही डब्ल्यूएचओ के द्वारा 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पहल को अपनाया गया था। यह दिवस तंबाकू के कारण होने वाली 8 मिलियन से जो अधिक मौतें हैं उनकी ओर अपना ध्यान भी आकर्षित करता है। साथ ही इस वर्ष की जो इसकी जो थीम है वह थी युवाओं की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग यूथ, क्योंकि जो आजकल जो युवा वर्ग है वो इस तंबाकू और उससे बने जो विभिन्न जो उत्पाद हैं टोबैको प्रोडक्ट्स उनकी ओर काफ़ी आकर्षित होता है। तो इससे युवाओं को बचाने के लिए यह दिवस इस वर्ष की जो थीम है वो युवाओं पर आधारित रखी गई है, जो कि उन्हें निकोटिन और तंबाकू के उपयोग से रोकने पर केंद्रित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट कहती है कि 15 और 24 वर्ष की जो आयु के लगभग 17% जो युवा हैं वो धूम्रपान करते हैं और एक व्यक्ति जो 20 वर्ष से कम की आयु के अंदर धूम्रपान करना शुरू कर देता है तो वह उसकी लत भी बना लेता है, उसकी आदत भी उसे लग जाती है। अगला टॉपिक है अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर G7 की साझेदारी के अंदर शामिल हुआ है। अब विश्व के जो 7 सबसे धनी देशों का जो समूह है जिसे G7 कहा जाता है उसके नेताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की स्थापना की है। हालांकि अमेरिका की बात करें तो शुरू के अंदर अमेरिका इस साझेदारी का हिस्सा नहीं था, इसके अंदर वह शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसे इसमें शामिल होना पड़ा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में जो निगरानी और फेशियल रिकॉग्निशन है उस पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आकार देने के अंदर चीनी प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, जिसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका को इस समूह के अंदर शामिल होना पड़ा है, क्योंकि चीन अपने हिसाब से इन स्टैंडर्ड्स इन मापदंडों को बनाने का प्रयास कर रहा था। अब हम बात करते हैं अमेरिका की स्थिति के बारे में। तो अमेरिका ने शुरू में जो एआई अर्थात आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उस पर G7 साझेदारी पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि जो एआई के नियमन पर बहुत अधिक ध्यान देने से जो इनोवेशन है उनमें बाधा आएगी और अमेरिका के लिए साझेदारी में शामिल होना इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि उसकी जो तकनीकी कंपनियां हैं जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, इसके अलावा एप्पल, ये सभी ऐसी कंपनियां हैं जिनका जो अमेरिका की जो जीडीपी है उसके अंदर एक बड़ी राशि का योगदान किया जाता है। यानी कि ये जो कंपनियां हैं ये अमेरिका की जीडीपी के अंदर काफ़ी बड़ा जो रोल है पे करती हैं। साथ ही जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो सेट है इन कंपनियों को काफ़ी प्रभावित भी करेगा, इसलिए अमेरिका की साझेदारी में शामिल होना आवश्यक है जिससे कि अमेरिका इन कंपनियों की जो अनुकूल पॉलिसीज़ के निर्माण में अपना हस्तक्षेप कर सके, इसलिए अमेरिका इसमें शामिल हुआ। अब हम बात करते हैं G7 के बारे में। तो G7 जिसके अंतर्गत जो विश्व के 7 प्रमुख जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, 7 प्रमुख शक्तिशाली जो देश हैं वो शामिल हैं, जिनके अंदर हम बात करें तो सबसे पहला हम बात करते हैं अमेरिका, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस के अलावा कनाडा, इटली, जापान और जर्मनी। इस प्रकार से जो 7 देश हैं वो G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 के समूह के जो सदस्य हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसके अनुसार विश्व की सबसे एडवांस इकोनॉमीज से बना हुआ है यह G7 और जिसकी जो ग्लोबल नेटवर्थ है वह 58% के लगभग बराबर मानी जा सकती है और G7 जो है वो ग्लोबल जीडीपी के 46% भाग का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में 23 लघुवन उपज को शामिल किया गया है। 29 मई 2020 को जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय ने घोषणा की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या MSP के 23 अतिरिक्त लघुवन उपजों को इस सूची के अंदर शामिल
किया गया। हालांकि इसी के साथ 50 वस्तुओं के लिए मौजूदा वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य कम भी किया गया है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर यानी लघु वन उपज के अंदर 16 से 66% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। और कुछ जो औषधियाँ जैसे कि गिलोय, जो कि एक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली जो औषधि है, उसके अंदर जो वृद्धि की बात करें तो उसमें 190% तक की जो वृद्धि आकी गई है। और इस वृद्धि का वर्तमान कारण, तात्कालिक कारण की हम बात करें तो वर्तमान में कोविड-19 जैसी महामारी फैलने की वजह से लोगों को अपनी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसी वजह से गिलोय जैसी औषधियों का लोग बहुतायत उपयोग कर रहे हैं, जो कि इसकी वृद्धि के अंदर इस 190% की जो वृद्धि है इसमें काफ़ी सहायक सिद्ध हुई है। अब हम बात करते हैं लघु वन उपज के बारे में। तो भारतीय वन अधिनियम 1927 वन उपज को परिभाषित करता है, यानी 1927 के अंदर इसे परिभाषित किया गया था। लेकिन जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसे 2007 में ही परिभाषित किया गया था। माइनर फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं यानी उसके जो उत्पाद हैं उनकी बात करें तो उसमें ब्रशवुड, बांस, कैन, कोकून, टसर, कंद आदि जैसी चीज़ें शामिल हैं। अब हम बात करते हैं वन अधिकार अधिनियम के बारे में। तो इसे 2007 के अंदर लागू किया गया था। यह अधिनियम आजीविका, खेती, प्रबंधन और पुनर्जीवन करने का अधिकार देता है। वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लगभग 100 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। और ये जो डेटा है, 100 मिलियन लोगों का जो डेटा है वह राष्ट्रीय वन अधिकार अधिनियम समिति के द्वारा एकत्रित किया गया है। इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि जो लघु वन उपजों का नियमन किया जाए, इनके लिए नए नए नियम बनाए जाएं और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आदिवासी इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। अगला हमारा टॉपिक है ऑपरेशन वार्प स्पीड। ऑपरेशन वार्प स्पीड संयुक्त राज्य अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए शुरू की गई एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी इनिशिएटिव है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 के टीके, इसके अलावा चिकित्सा विधान, चिकित्सा शास्त्र और नैदानिकी के विकास को सुविधाजनक बनाना और उसमें तेजी लाना है। यह एक प्रकार का इंटर इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम यानी अंतर संस्था कार्यक्रम है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग के निम्नलिखित घटक शामिल होंगे, जिनमें सबसे पहला है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC, जिसे रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र भी कहा जाता है। दूसरा है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, जिसे हिंदी में खाद्य और औषधि प्रशासन कहा जाता है। और तीसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। और इसके अलावा कुछ निजी फर्म हैं जो कि इनके साथ में मिलकर कार्य करेंगी। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हुए और बारी है हमारी आज के प्रश्न की। तो आज का हमारा प्रश्न है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी FSDC अर्थात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिसेज निर्मला सीतारमण। भारत की जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने 28 मई 2020 को FSDC अर्थात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की जो मीटिंग की अध्यक्षता की। और इस मीटिंग के अंदर वर्तमान घरेलू एवं वैश्विक आर्थिक स्थिति, इसके अलावा वित्तीय कमजोरियों के मुद्दे, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की तरलता, NBFCs अर्थात जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस हैं, इसके अलावा नियामक प्रतिक्रियाओं आदि की समीक्षा की गई थी। इस बैठक के अंदर ये समीक्षाएं की गई। इस बैठक या इस टॉपिक से संबंधित जो अन्य जानकारियां हैं वो आपको हमारे पिछली क्लास के वीडियो के अंदर डिटेल से मिल जाएंगी। तो इसलिए आप अगर भी ये जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो पिछली क्लास के वीडियो को ध्यान से देखें। इस टॉपिक के अलावा उस क्लास के अंदर और भी अन्य महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेंगी, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट होती है और आपके अमूल्य सुझाव आमंत्रित हैं। तो आप अपने जो फीडबैक्स हैं
वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के हम तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।